हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का फिर से स्वागत है अनु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं गौरव गर्ग यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस कराता हूँ। और हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों को कराने वाले हैं, अनुपात समानुपात। इस सीरीज का नाम हमने क्लासरूम रखा है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसके अंदर हम आपको वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में करा रहे हैं, उसी पैटर्न से करा रहे हैं जिस पैटर्न से हम क्लास के अंदर कराते हैं एक्चुअल में। तो ये मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में आपको वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इसी वजह से मैंने इसका क्लासरूम नाम रखा हुआ है। ठीक। दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक इस अनु क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस पर डेली क्लासेस आती रहेंगी जो आपको आगे आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए अगला लेक्चर, आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। अच्छा, एक बात हो, जो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाए ना, उसका जो भी आपका आंसर आए उसे आप कमेंट जरूर किया करें, और ताकि पता चले कि कितने लोग उस क्वेश्चन को कर पाए हैं। ठीक, फिर पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था एक्चुअल में, या आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है ना? तो जो भी आपका आंसर आया करे उसे आप जरूर शेयर जरूर करें, मतलब कमेंट जरूर करें, है ना? चलिए, तो शुरू करते हैं सर आज की क्लास। शुरू करते हैं, एक सेकंड रुकना भाई। अब ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं उस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में दिया गया था। क्वेश्चन है, यदि ए बी से 28% अधिक है। परसेंटेज वाली कंडीशन में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब कभी भी आपको डाटा परसेंटेज में ये इससे 28% अधिक है या इससे 30% अधिक है, इस तरीके का कोई भी डाटा आपको दे दिया जाए, तो इसलिए क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को, परसेंटेज वाले क्वेश्चनों को हमेशा 100 से करते हैं। आप ये बात याद रखें, इससे करते हैं 100 से। जैसे ए बी से 28% अधिक है, ए बी से, बी अगर 100 है ना, तो ए कितना है? 28% अधिक है, मतलब 128। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 4 से कट जाएगा कितना? 4 से कट जाएगा ए 32, और 4 से कट जाएगा कितना? 25। तो ये आ जाएगा ए अनुपात बी 32 अनुपात 25। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा सी ए और बी से 25% कम है। जो सी है ना, वो ए और बी के योग से, देखो ए और बी से कहते या ए और बी के योग से कहते, बात एक ही है ना? तो आप यहां पर समझे, उसने कहा जो सी है ना, वो ए और बी से 25% कम है। तो आप यहां पर देखो, ए और बी का टोटल कितना आ रहा है। आप ये देखेंगे ए और बी का टोटल कितना आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल? 57। और उससे कितना कम है? 25% कम है। तो 25% कम होने का मतलब हो गया कि आप उसका 75% कैलकुलेट कर दीजिए। जब कभी भी परसेंटेज की किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से डाटा दिया जाए कि वो इससे इतने प्रतिशत कम है या इससे इतने प्रतिशत ज्यादा है, अगर वो कम कह रहा है और आपको रिजल्ट चाहिए, कम करने के बाद का रिजल्ट क्या है, तो आप 100 में जोड़ दीजिए अगर ज्यादा का है, और यदि कम का है तो आप 100 में उसे घटा दीजिए। सीधा सीधा नियम है। जैसे उसने कहा है कि 25% कम है, तो मैंने यहां से एक डायरेक्ट नियम बना दिया कि 100 में से अगर 25 घटाकर उसका 75% में निकालूंगा, तो उससे मुझे डायरेक्ट एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इससे सी की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 57 गुना 3/4। कोई दिक्कत यहाँ पर? आगे चलते हैं। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखो, इस क्वेश्चन में उसने सी और ए के बारे में बात की है, तो हम केवल सी और ए का अनुपात निकालेंगे। देखो, अगर आपको कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे उसने आपसे केवल सी और ए के बारे में बात की है, तो आप सी और ए के ही बारे में बात करें, सीधा अनुपात निकालें। जैसे उसने कहा है सी और ए और सी का अनुपात मैं निकालने वाला हूं। ए कितना है यहाँ पर? 32, और सी कितना है यहाँ पर? 57 गुना 3/4। गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 और 5 तिया 15 और 2, तो ये आ जाएगा 171। अब क्या पूछा उसने? उसने पूछा सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी कितना अधिक है, आप इस क्वेश्चन में देखें कि सर सी कितना अधिक है, तो हमें पता चलेगा सी अधिक है। 11 में से 8 गए 3, और ये कितना हो गया? 16 में से 12 गए 4, 43। 43 अधिक है सी ए से। किससे? ए से। तो जिससे कहता है वो आता है अपोन में।
यानी कि उसने पूछा कितना अधिक है, तो आप कहे 43 अधिक है, किससे? ए से। और ए कितना है? 128 गुना 100% के लिए। अब मेरी बात को यहां पर समझो, ये कैलकुलेशन कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जिसे करने में आप बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं। जब कभी भी थोड़ी अटपटी सी कैलकुलेशन आएगी तो उसे सॉल्व करने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप कैलकुलेशन में कुछ वीक पॉइंट ढूंढे, ठीक, नियरेस्ट वैल्यू ढूंढे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं समझाने की प्रयास करूं तो मुझे पता चला अगर मैं 128 को 129 कंसिडर कर लूं, अगर अगर 128 को 129 कंसिडर कर लूं तो यहां पर पहाड़ा 3 बार चल जाएगा। इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, है ना। जैसे एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, ऐसे एक चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो अगर मैं एक दो डिजिट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर मैं इसे 129 कर दूं तो ये 3 बार कट जाएगा, और 100/3 की जो वैल्यू आती है वो आती है 33.33। इतनी बात समझ में आई? 100/3 की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये वैल्यू आएगी 33.33। देखो होता क्या है, यहां पर समझने का प्रयास करो। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/4। अगर मैं 1/2 का मान लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 0.50। 1/3 का मान लिखना चाहूँ तो लिखना चाहूंगा 0.33। 1/4 का मान लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.25। बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा 0.50, 0.33, 0.25, है ना। तो आप यहां से पाएंगे जैसे जैसे मैं नीचे वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं ना, वैसे वैसे मेरा मान जो है घटता जा रहा है। देखो ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पर वैल्यू बढ़ाई है तो जो एक्चुअल में मान आया है वो सही मान से थोड़ा कम आया होगा। अगर मैं अपॉन में वैल्यू बढ़ाता हूं तो एक्चुअल जो पूरा कैलकुलेशन होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मैंने 128 को 129 किया है, तो इसका मतलब जो मेरा मान आया है वो जो वास्तविक मान है उससे कम आया होगा। तो आप ऑप्शन में हेल्प लीजिए, देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 33.33 से थोड़ा ज्यादा है इसके नियरेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा 33.6। तो आपका यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा 33.6। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो केवल क्वेश्चन सोल्व करना मायने नहीं रखता, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन जो एग्जामिनर देता है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश करेगा, उससे बाहर निकलने के तरीके सीखने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी से 10% कम है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है और लगभग सभी अध्यापक, सभी टीचर अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को ऐड कराते हैं, ठीक। चलिए, ए की आय बी से 10% कम है। ए की आय बी से 10% कम है। बी अगर 100 है ना तो ए आएगा 90। तो यहां से अगर मैं अनुपात निकालना चाहूं तो यह अनुपात आ जाएगा 9:10। आगे देखते हैं। बी की आय सी से 25% अधिक है। बी की आय सी से 25% अधिक है। सी अगर 100 है ना तो बी की आय उससे 25% अधिक होने के कारण 125 कहा जाएगा, और यहां से अनुपात आ जाएगा 25 पंजे और 25 चौका, यानी कि 5:4। जबकि सी की आय डी से 20% कम है। जबकि सी की आय डी से कितना? 20% कम है। डी अगर 100 है ना तो सी की आय उससे 20% कम है, यानी कि बोले तो 80, और ये अनुपात कितना आ जाएगा? 4:5। आगे चलते हैं। यदि ए को कुल 360 रुपए प्राप्त होते हैं तो डी को, देखो उसने डाटा दिया है ए का और पूछा है डी का, तो हमें सबके अनुपात निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल उन्हीं के अनुपात निकालेंगे जिनके दिए हैं और जिनके पूछे हैं। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहली वीडियो में, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, है ना। कहाँ बताई थी देख लेते हैं। ये रही, मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी सिखाई थी कि पहले वाले अनुपात के लिए सीधी सीधी गुना, दूसरे वाले के लिए ये गुना, तीसरे वाले के लिए ये गुना, और चौथे वाले के लिए। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप जरूर इस ट्रिक से प्रभावित हुए होंगे, जिस कारण आपको ये ट्रिक याद रही होगी और याद होगी, ठीक है ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। लेक्चर नंबर 2 प्रारंभ हो चुका है यहाँ से, और हाँ इस क्वेश्चन पर थे, है ना। तो मुझे चाहिए ए और मुझे चाहिए डी, तो मुझे तो बस पहला और बाद वाला व्यक्ति चाहिए ना, ए और डी। तो क्यों ना उनका अनुपात डायरेक्ट निकाल लूं मैं, है ना। चलिए निकालते हैं। ए अनुपात डी। ए के लिए क्या करते हैं? इन सब की, है ना, ए के लिए इन सब की गुना कर देते हैं आपस में। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9:5:4 अनुपात। उसी तरीके से इन सब की गुना कर देंगे 10:4:5।
तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, अनुपात आ जाएगा 9 अनुपात 10। यहां पर कोई दिक्कत हो तो? उसने क्या कहा है? उसने कहा ए को 360 मिले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से ए को कितने मिले हैं? 9। एक की वैल्यू 9 चौक 36, एक की वैल्यू 40, डी की वैल्यू पूछी है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, और 10 की वैल्यू आ जाएगी 400। एक तरीका। ठीक, मैंने अभी एक बात कही थी, क्या? अधिकांश टीचर इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं ताकि वो आपको ये वाला मेथड बता सके, है ना? जैसे उसने कहा है ए को बी से कितना 10% कम मिलता है, बी को सी से 25% अधिक मिलता है, और सी को डी से 20% कम मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर। तो वही अगर मैं डी को 100 मान लेता हूं तो डी से सी रिलेट हुआ 20% कम यानी कि 80, सी से बी रिलेट हुआ यानी कि 25% ज्यादा। अगर आप 25% किसी का कैलकुलेट करते हैं तो आप इस बात को याद रखें कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, है ना? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो आप इसका 1/4 इसमें ऐड करने जा रहे हैं यानी कि 20 रुपए ऐड करने जा रहे हैं, तो वापस बी कितना हो जाएगा? 100। बी से ए निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 90, क्योंकि 10% कम है। तो उसने 90 की वैल्यू दी है 360, एक की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 4, तो 100 की वैल्यू हम कह देंगे कितना? 400। इतनी बात समझ में आई? अब यही कारण है कि इस क्वेश्चन को अधिकांश टीचर अपने नोट्स के अंदर ऐड करते हैं कि वो इस ट्रिक को बता पाए और बच्चा प्रभावित हो। ठीक, लेकिन आप ईमानदारी से समझना, जरूरी थोड़ी है कि यही डिजिट आएंगी। समझो, जरूरी नहीं है कि यही परसेंटेज आएगा। अगर 20% की जगह 18% आ जाए, 25% की जगह 15% आ जाए, तो यही कैलकुलेशन आपका दम खा जाएगी। ये कुछ ऐसी कैलकुलेशन थी जो आसान थी। 80 हुआ, फिर 25 जोड़ा तो 100 हो गया, फिर घटाया तो 90 हो गया। सच बारे में क्या कह रहा हूं? अगर इसकी जगह ये इतनी इजी कैलकुलेशन ना होती तो आप फंस जाते। जबकि रेशियो मेथड में क्या है कि कैलकुलेशन कुछ भी हो, अनुपात तो बनेगा ही। सिंपल गुना करनी है तो आप कभी भी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इन सभी क्लासेस की जो आपको पीडीएफ है वो अनु क्लासेस मुजफ्फरनगर के नाम से टेलीग्राम पर एक पेज बनाया हुआ है, वहां पर साथ के साथ अपलोड कर दी जाती है। तो आप जो भी आपको क्लास के अंदर कराया जा रहा है और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तो इसका आंसर 400 बी आ जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन, राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गायें हैं। राम के पास 12 मुर्गी और 5 गायें हैं। श्याम के पास 18 मुर्गी और 9 गायें हैं। प्रीतम के पास 4 मुर्गी और 8 गायें हैं, जबकि विनय के पास 10 मुर्गी और 7 गायें हैं। मुर्गी और गायों का सबसे बड़ा अनुपात क्या है? देखो, जब भी वो आपसे, आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जब कभी भी आपसे वो पूछे ना कि सर इसका सबसे बड़ा अनुपात क्या है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। सिंपल करो, क्या? जैसे 12:5 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 12/5। आप इसे लिख सकते हैं 18/9। आप इसे लिख सकते हैं 4/8, और आप इसे लिख सकते हैं 10/7। तो 12/5 का मतलब हो गया 2.4, इसका मतलब हो गया 2, इसका अर्थ हो गया 0.5, डिवाइड करके देख रहा हूं बस मैं। इसका अर्थ हो गया 1.3 बच्चा 7 चौक 28, 1.4। अब जब कभी भी आपसे वो पूछे ना कि इनमें सबसे बड़ा अनुपात क्या है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप उन्हें सोल्व कर ले, ऐसे डिवाइड कर ले, और डिवाइड करके सारा जैसे 2.4 मैंने निकाला, इसे निकालने की जरूरत नहीं। आप बस 2 5 दूनी 10 सिंगल सिंगल डिजिट कैलकुलेट करें। हाँ, अगर कहीं कैलकुलेशन टाई हो रही है, जैसे 2 है, तो आप देख लो कि इसके बाद जो अगली डिजिट है वो क्या है। अदरवाइज जैसे कि 2 है, 0 है, 1 है, इनमें कोई टाई नहीं हो रही फर्स्ट डिजिट, तो आप इन्हें आगे सोल्व ना करें कभी भी, मेरी सलाह है। ठीक, उसमें मुझे सबसे बड़ा अनुपात क्या है, तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है जो कैलकुलेट करके आ रही है? 2.4। किस अनुपात के लिए? 12/5 के लिए। तो इसका अर्थ है कि सबसे बड़ा अनुपात यही है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? राम। डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? क्योंकि अब ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात बताओ, सबसे छोटा अनुपात बताओ, है ना? बट ये निकालना बहुत सिंपल है। कैसे? आप क्या करें, जो भी अनुपात दिया उसे फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखें
और उसे बस सोल्व कर ले, है ना, उसे क्या कर ले, केवल सोल्व कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल देखो ऐसा ही क्वेश्चन दिया है और उसने कहा इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब इन्हें इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में लगाओ। जिसकी साइड ये मुंह खुला होता है ना, उधर की तरफ की जो संख्या होती है वो बड़ी संख्या कही जाती है ना। कैसी होती है वो संख्या, बड़ी संख्या होती है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले इस अनुपात को सरल कर लेते हैं। जैसे ये है 5 अनुपात, ये हो जाएगा 5 अनुपात 10/3। भाई 3 तिया 9 और 1 10, तो ये कट जाएगा 5 से 2 बार। तो पहले वाला जो अनुपात आ गया आप इसे लिख सकते हैं 3:2। ठीक, भाई 3 को आप इधर लेके जाएंगे ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3:2। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है 6 चौक 24 और 1 25, तो ये है 25/4 अनुपात कितना, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। तो आप इसे काटेंगे 2 से और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 1 25, 25/8। ये ठीक है। हाँ ये गलती कर दी ना, बिल्कुल एक देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, उसे करेक्ट कर लेते हैं। देखो जी 6 चौक 24 और 1 25, ये है 25/4 और ये क्या है 8 तिया 24 और 1 25/8। तो क्या मैं इसे काट दूं इससे, ये नीचे नीचे कट जाएगा 2 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 चला जाएगा इधर ऊपर और यहाँ पर 1 था वो चला जाएगा यहाँ पर, तो दूसरा अनुपात आ जाएगा 2:1। आगे चलते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा दूं, 5 से कट जाएगा 7 और 5 से कट जाएगा 9, तो ये अनुपात आ जाएगा 7:9। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब उसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो अभी तो फंडा बताया है कि आप क्या करें, आप क्या करें, इन्हें बस सोल्व कर ले। जैसे 3/2 है तो आप लिखे 3/2, जिसका अर्थ होता है 1.5। इसका अर्थ 2/1 का मतलब तो 2 ही है, और इसका अर्थ है 7/9। ये पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग पे चलेगा पड़ा, मतलब पहला पॉइंट 0 चलाएंगे फिर पॉइंट आएगा। ठीक, तो एक एक डिजिट सोल्व कर लो आप। ठीक, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 वाली। 2 वाली यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 6 से 1/4 वाला है। इसमें 6 से 1/4, इसमें 6 से 1/4 सबसे बड़ा, क्योंकि इधर ग्रेटर देन में मतलब सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। उसके बाद अगली संख्या क्या है, 1.5 यानी कि 3/2, तो इससे पीछे आना चाहिए 3/2 वाला है यानी कि 5/3 वाला, यानी कि ये। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक, इसी क्रम में, इसी वैल्यू के क्रम में अगर मैं इन वैल्यू को रखता हूं तो ए ऑप्शन अपना आंसर रहने वाला है। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े छोटे वाले क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, अब यहां से शुरू होता है आपका एक्चुअल में जो अनुपात चैप्टर है। ठीक, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने अनुपात चैप्टर को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक, पहली कैटेगरी में मैं मतलब कुल मिला के अनुपात एक किस्म से बंटवारा है। अनुपात क्या है, एक तरीके का बंटवारा है। तो उस बंटवारे को मैंने 3 तरीके से बांटा है, क्योंकि वो बंटवारा कैसे कैसे कर सकता है एक बार मैं हिंट दे देता हूं। वो आपको बंटवारा दे सकता है कि सारा का सारा बंटवारा केवल अनुपात में किया जाए। सारा का सारा बंटवारा केवल किस में किया जाए, अनुपात में किया जाए। दूसरा बंटवारा क्या हो सकता है कि कुछ बंटवारा तो अनुपात में किया जाए और कुछ बंटवारा प्लस माइनस के रूप में किया जाए। मतलब वो कहते हैं कि सर ए और बी के बीच कोई धनराशि ए अनुपात बी के अनुपात में विभाजित की गई, जबकि आगे कहते हैं जबकि बी को सी से 600 रुपए अधिक मिले। तो ए और बी का डाटा किसमें दिया है, अनुपात में, और बी और सी का डाटा किसमें दिया है, 600 रुपए अधिक, यानी कि प्लस माइनस में, है ना। तो एक दूसरे तरीके का बंटवारा ही हो सकता है। बात करते हैं तीसरे बंटवारे की, तो तीसरा बंटवारा केवल कम ज्यादा के रूप में होगा, उसमें अनुपात का कोई रोल नहीं है। वो कहते ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 10 रुपए कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया तीसरे टाइप का बंटवारा। तो मैं आपको सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, फिर उसके बाद इस पर, फिर इसके बाद इस पर, ठीक है ना। तो अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक, उसमें मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं केवल बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा, वो किस तरीके से होगा, तो वो होगा केवल अनुपात के रूप में। ठीक, वो बंटवारा किस रूप में होगा, केवल अनुपात के रूप में। अब एक ट्रिक है यहाँ पर, टिप है, एक टिप्स है आप लोगों के लिए। क्या, जब जब बंटवारा केवल अनुपात के रूप में हो, जब बंटवारा केवल अनुपात के रूप में हो, जब बंटवारा केवल अनुपात के रूप में हो, तो जिन लोगों में बंटवारा किया गया, जिन व्यक्तियों में
बंटवारा किया गया उनका अनुपात बनाना है, उनका अनुपात बनाना है। एक सेकंड रुकना भाई, है ना, एक सेकंड रुकना, इसकी वो हो रही, एक सेकंड रुकना, है ना, इसकी मुझे लगता है चार्जिंग दिक्कत कर रही है। हाँ जी गुरु, वापस करते हैं, कंटिन्यू। ठीक, इसकी बोर्ड की स्पीड थोड़ी कम हो रही थी ना, तो चार्जिंग इश्यू था कुछ। ठीक, हाँ, उनका अनुपात बनाना है। जैसे अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को अपने पुत्र और अपनी पत्नी, एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को अपने पुत्र, यानी कि अपने पुत्र और अपनी पत्नी तथा अपनी पत्नी और अपनी बेटी, प्रत्येक दोनों में 3:1 के अनुपात में विभाजित की। मतलब इसमें भी 3:1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन किया और इसमें भी 3:1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन किया। इतनी बात लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आई होप कि आपको समझ में आनी चाहिए। पहली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को अनुपातों को मर्ज करना सिखा दिया था। ठीक, क्या था जी वो मर्ज करना? आप ये देखें कि इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, तो मुझे पता चल रहा है सर इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो है डब्ल्यू। ठीक, यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू देखी जाए तो 1 है और यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू देखी जाए तो 3 है। क्लियर है इतनी बात? बराबर करने के लिए इस वाले डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और इस वाले डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, हालांकि 1 की मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? आगे तो यहां से आ जाएगा एस अनुपात डब्ल्यू अनुपात डी। एस की वैल्यू कितनी है? 3 तिया 9। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 1, लेकिन गुना हुआ 3 से। और डी की वैल्यू कितनी है? तो डी की वैल्यू है 1। बंटवारा उसने अपनी संपत्ति, अपने पुत्र, अपनी पत्नी और अपने बेटे में ही बंटवारा किया। तो जिन लोगों में बंटवारा किया गया आपको उनका अनुपात निकाल लेना है, जैसे कि हमने अभी यहां पर कैलकुलेट किया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? जिस कारण, अब क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज देखो, ओरिजिनल वैल्यू क्या है। जिस कारण पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये अधिक मिले, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये अधिक मिले। ठीक, मेरे हिसाब से पुत्र को कितने मिले, पुत्री को कितने मिले, उसके हिसाब से जो अधिक मिले। देखो पहली वीडियो में मैंने क्या बताया था, अगर आपको योग दिया है तो योग से कंपेयर करेंगे, अंतर दिया है तो अंतर से कंपेयर करेंगे, एलसीएम दिया है तो एलसीएम से, एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ से, मतलब जिस भी रूप में आपको वैल्यू दी गई उसी रूप में आप कंपेयर करेंगे। ठीक है ना? जैसे उसने कहा कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये अधिक मिले, तो मेरे हिसाब से पुत्र को पुत्री से कितने अधिक मिले? 8। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 1250। कैलकुलेट कर लेना। ठीक, 8 से कट जाएगा 1125 बार और आगे की जो 10,000 वाली जीरो है वो कर देगी उसे 1250। उसने पूछा क्या है, आप देखते हैं क्वेश्चन में, उस व्यक्ति कुल संपत्ति क्या है। तो जितनी भी उस व्यक्ति की संपत्ति थी उसने सारी बांट दी, जिसमें 9 रुपए से दिए, 9 और 3 12 और 1 13, तो यानी कि उसकी व्यक्ति की टोटल संपत्ति है 13। तो 13 की वैल्यू निकालूंगा तो 1250 गुना 13, कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा 16,250 आंसर। क्या आ जाएगा? 16,250, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? ए। ठीक, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि जब कभी भी आपको जो बंटवारा दिया जाए, यदि वो अनुपात के रूप में दिया जाए, सारा बंटवारा किस रूप में हो? केवल और केवल अनुपात के रूप में हो, तो उस कंडीशन में हम जिन लोगों में भी जैसे भी बंटवारा किया गया उन सबका सबसे पहले अनुपात बनाएंगे। ठीक, तो क्या सर क्वेश्चन इतने ही आसान आएंगे? नहीं, क्वेश्चन को और थोड़ा लेंथी करते हैं और थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। हालांकि होगा सॉल्यूशन बहुत आसानी, पर थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये रहा अगला। एक व्यक्ति ने 8600 रुपए
अपने 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए टोटल कितने रुपए? 8600 रुपए। 8600 रुपए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, प्रत्येक बेटी को, बेटी है डी, भतीजा है एन, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना प्राप्त हो। भतीजे को अगर 1 मिला तो बेटी को मिले 4, कोई दिक्कत यहां पर? प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना प्राप्त हो। प्रत्येक बेटे को, सन को, भतीजे का 5 गुना प्राप्त हो, तो भतीजे को कितना मिल रहा है? अगर 1 तो बेटे को मिलेगा उससे 5 गुना, यानी कि 5। इन दोनों में आप कॉमन एलिमेंट देखें कि कॉमन एलिमेंट क्या है। तो मुझे पता चल रहा है जो कॉमन एलिमेंट है वो है एन। एन की वैल्यू अगर मैं चेक कर रहा हूं तो वो 1 आ रही है, एन की वैल्यू अगर मैं चेक कर रहा हूं तो वो भी 1 आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? कॉमन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है वो पहले से ही क्या है? ऑलरेडी उसकी वैल्यू बराबर है। आगे देखते हैं, डी अनुपात एन अनुपात एस। डी कितना है? तो पता चलता है कि डी है आपका 4, एन कितना है? एन है आपका 1, और एस कितना है? एस है आपका 5। कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत तो बताओ। आगे चलते हैं। उसने कहा है 5 बेटे, भाई बंटवारा इनमें थोड़ी हुआ है, बंटवारा तो इनमें हुआ है, तो जिसमें भी बंटवारा हुआ है उसे आप ऐसा का ऐसा ही अनुपात में कन्वर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करें। ठीक, चलिए 5s 4d 2n। एक बेटी को कितने मिलने हैं? 5, तो 5 को कितने मिलेंगे? 25। एक बेटी को कितने मिल रहे हैं? 4, तो 4 को कितने मिलेंगे? 16। एक नाती को कितने मिल रहे हैं? 1, तो 2 को मिलेंगे 2। तो 25 अनुपात 16 अनुपात 2। कोई दिक्कत यहां पर तो बताओ। आगे चलते हैं। उसने क्या कहा है कि बेटी का हिस्सा बताओ, तो आप ये देखो ना, अब उसने ओरिजिनल वैल्यू क्या दी है? उसने ओरिजिनल वैल्यू दी है कि सर इन सभी लोगों को जो टोटल अमाउंट मिली है वो है 8600 रुपए। मेरे हिसाब से वो टोटल कितना है? 25, 31, 41 और 2 43। मेरे हिसाब से 43 है। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। क्वेश्चन में आप देखो उसने पूछा क्या आपसे? उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा मतलब एक बेटी का हिस्सा, ईच डॉटर, एक बेटी का हिस्सा पूछा है। ठीक, आप देखो मेरे हिसाब से उसकी कितनी बेटी थी? उसके थी 4 बेटी, जिन्हें टोटल कितने रुपए मिले हैं? 16 रुपए। तो एक बेटी को कितने मिलेंगे? 4 बेटियों को यदि 16 रुपए मिले हैं तो एक बेटी को क्या 4 रुपए नहीं मिलेंगे? ठीक, एक बेटी को 4 रुपए मिलेंगे, तो 4, एक की वैल्यू अगर 200 है तो एक बेटी को 4 रुपए, एक की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 800। और यही आपका आंसर है। ठीक, यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक, कि अगर आपको केवल और केवल बंटवारा अनुपात के रूप में दे दिया जाए, यदि आपको बंटवारा केवल किस रूप में दे दिया जाए? अनुपात के रूप में दे दिया जाए, तो उस परिस्थिति के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर आप जिन लोगों में बंटवारा किया गया आप उनका अनुपात बना लेंगे। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से रहेगा। ठीक, और क्वेश्चन रहेगा बढ़िया, है ना? देखो इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा है इसमें, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, लेकिन डाटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा फालतू है। जहां 3 आदमी थे, यहां इस बार 4 आदमी की बात हो गई। धीरज ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों और 5 नातियों के बीच इस प्रकार विभाजित की, इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 1/8वां भाग, प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 1/8वां भाग। पुत्र को अगर 1 रुपया मिला ना, तो नाती को उससे 1/8वां हिस्सा मिलेगा, यानी कि 8 इधर आ जाएगा। तो ये अनुपात क्या बन जाएगा? ये अनुपात बन जाएगा 1:8। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक पुत्री से, यानी कि नाती की बात ही हो रही है, प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्री से कितना? 1/10 गुना, यानी कि पुत्री को अगर 1 रुपया मिला ना, तो नाती को मिलेगा 1/10। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा? ये अनुपात आ जाएगा 1:10। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। यहां से मैं एन अनुपात डी अनुपात एस निकाल लेता हूं सबसे पहले। कॉमन एलिमेंट क्या है यहां पर? तो पता चला कॉमन जो एलिमेंट है, कॉमन जो एलिमेंट है वो क्या है? एन। एन की वैल्यू क्या है? 1। यहां पर एन की वैल्यू क्या है? 1। तो पहले से ही बराबर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो एन आ जाएगा 1, एस आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका 10, और एस आ जाएगा आपका कितना? 8। लेकिन आप क्वेश्चन में समझो, भाई इन लोगों में बंटवारा नहीं किया गया, बंटवारा जिसमें किया गया उसी रूप में अनुपात निकालना है। तो बंटवारा करा है उसने पत्नी, 3 बेटे, 2 बेटियों और 5 नातियों के बीच।
ठीक, तो समझो मेरी बात। एक पत्नी को कितने रुपए मिले? कुछ नहीं बताया, छोड़। एक बेटे को कितने मिले? 8, तो 3 को कितना मिलेगा? 8 या 24। एक बेटी को मिले 10, तो 2 को कितना मिलेगा? 20। एक नाती को कितने मिले? 1, तो 5 को मिलेगा 5। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों को मिले कुल हिस्से का, मतलब पुत्रों को जितने मिले, कितने मिले पुत्रों को? 24। पुत्रियों को कितने मिले? कितने मिले? 20 के मिले कुल हिस्से का। तो इन्हें टोटल कितना मिला है? इन्हें टोटल मिला है 44 का 40% भाग प्राप्त हुआ है, का 40% भाग प्राप्त हुआ है। 20 से कट जाएगा 2, 20 से कट जाएगा 5, तो क्या मैं कह दूं पत्नी को मिले हैं 44 दूनी 88/5। यहां तक आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में, आप तुरंत मुझे कमेंट करें, ठीक। और यदि आपको कोई डाउट नहीं रहता है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो अपना फीडबैक जरूर छोड़े क्लास के प्रति। अच्छा है तो अच्छा, और कुछ संशोधन चाहिए तो वो संशोधन, ठीक है ना। आवाज से रिलेटेड कोई समस्या थी तो वो मैंने सोल्व कर दी है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता देना, ठीक। चलिए आगे आगे। अब अगला फंडा क्या कहता है? अगला फंडा ये कहता है कि हम अनुपात को, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, हम अनुपात को कभी भी बटे में नहीं छोड़ेंगे। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप नीचे का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 5 ही आएगा, और उसके ऊपर सभी संख्याओं में इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये अनुपात बदल के क्या बन जाएगा? ये अनुपात आ जाएगा 5 से 5 कट गया, तो पत्नी, 3 बेटे, 2 बेटी और 5 नातियों का अनुपात कितना आ जाएगा? तो ये अनुपात आ जाएगा 88, 120, 100 और 25। ठीक है जी। अब जिन लोगों में बंटवारा किया गया उन सबका अनुपात आ गया। यही मेन मोटिव है इस क्वेश्चन में, ठीक। जिन लोगों में भी बंटवारा किया गया, क्वेश्चन चाहे कुछ ही पूछे, आपको उन लोगों का अनुपात निकाल लेना, सीधी सी बात यह है। आ गया। अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक पुत्री ने 1.25 लाख रुपए प्राप्त किए। प्रत्येक पुत्री ने 1.25 लाख रुपए, प्रत्येक पुत्री ने 1.25 लाख रुपए प्राप्त किए। उसके हिसाब से एक पुत्री को जो मिले वो मिले 1.25। एक पुत्री को मिले, ध्यान रखना। तो अगर एक पुत्री का डाटा दिया गया तो आप एक पुत्री से ही उसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 पुत्रियों को मिले 100 रुपए, तो एक पुत्री को कितने मिलेंगे? 50। तो वैल्यू आ जाएगी 50। एक की वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू है 1.25/50। कोई दिक्कत यहां पर? आगे चलते हैं। उसने कहा है उसकी पत्नी और 3 नातियों को कुल कितने मिले? पत्नी को कितने मिले? अब पूछने वाली बात आई ना क्वेश्चन में, पत्नी को कितने मिले? 88। 5 नातियों को अगर मिले हैं 25, तो एक नाती को मिलेगा 5, तो 3 नातियों को कितने मिलेंगे? 15। भाई 5 नातियों को यदि 25 रुपए मिले हैं, तो एक को मिलेंगे 5 रुपए, लेकिन उसने कितने नाती का पूछा है? 3 का, तो 3 नातियों को कितने मिलेंगे अनुपात के हिसाब से? 5 या 15 रुपए, और पत्नी को कितने मिले? 88 रुपए। बात समझ में आई? ठीक। चलिए, तो इसका मतलब है कि मुझे वैल्यू निकालनी है 103 की। इसे कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 2.575 लाख आंसर। बात समझ में आई? ठीक। तो कुल मिला के यहां से बात अभी तक ये क्लियर हो गई कि जिन लोगों में भी उसे बंटवारा करना है वो कर सकता है, लेकिन हम लोग अनुपात उस चीज का बनाएंगे, हम अनुपात उस चीज का बनाएंगे जो उसने अपने से पूछा है, ठीक। या जिन लोगों में बंटवारा दिया है, ऐसा समझो, ठीक, कि उसने बंटवारा किया इन सब का, कुछ भी करके इन सब का एक कॉमन अनुपात बना लेना है। वो बन जाएगा। क्वेश्चन के अंदर डाटा हुआ ऐसा देगा कि आप यहां तक आसानी से पहुंच पाओगे। क्लियर है मेरी बात? यहां तक आप आसानी से पहुंच पाओगे। उसके बाद जो भी डाटा उसने दिया उसे कंपेयर करो, जो पूछा है उसे मल्टीप्लाई करो, और आपका आंसर आपके सामने। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो ये क्लासेस चल रही है, इन क्लासेस से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अनु क्लासेस मुजफ्फरनगर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर आप वो से चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर ले। यदि आपको कोचिंग में कौन सी क्लासेस किस समय चल रही है, ये कैसे चल रही है, टाइमिंग क्या है, कौन कौन से बैच अवेलेबल है, वैसे तो सभी बैच अवेलेबल है, सभी क्लासेस रनिंग में है अभी, ठीक। बाकी आपको कोचिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पर, ठीक, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। 117 रुपए को एबीसी में, अब यहां पर समझना, ये त्रुटि वाले क्वेश्चन जनरली मैं कहता हूं, ये त्रुटि वाले क्वेश्चन है कि सर बांटने थे इस अनुपात में, लेकिन बांटते गए इस अनुपात में। इसमें 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले तरीका क्वेश्चन ये आता है कि वो आपको बताएगा कि कितने रुपए बांटे जाने हैं, वो आपको बताएगा कि सर कितने रुपए बांटे जाने हैं, ठीक।
और त्रुटि कर देगा। एक क्वेश्चन आएगा उसमें ये नहीं बताएगा कितने रुपए बांटे जाने हैं, समझ पा रहे हो? एक क्वेश्चन क्या आएगा उसमें आपसे ये नहीं बताएगा कितने रुपए बांटे जाने हैं, ठीक, वो आपको कुछ ना कुछ डाटा देगा फिर पूछेगा कि बताइए इनमें कितने रुपए बांटे गए। तो मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ कवर किए हैं, दोनों करने के तरीके अलग अलग है। पहला तरीका, पहला क्वेश्चन उसने कहा है 117 रुपए को ए बी और सी में, ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया, किंतु गलती से उसे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम अनुपात को कभी भी बटे में नहीं छोड़ेंगे। क्या बताया मैंने? हम अनुपात को कभी भी बटे में नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या करें? तरीका बताया अभी तो है, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 2 का 3 का और 4 का अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक, सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट जाएगा तो ये अनुपात कन्वर्ट हो गया, हो जाएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। टोटल कितने रुपए थे? 117 रुपए। उसने कहा है कि 117 रुपए बांटे जाने हैं और पूछा क्या उसने, इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक, अच्छा अगर क्वेश्चन बस ये होता ना किसको सबसे अधिक मिला तो हमें सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाए जैसे सी था 1/2 1/3 1/4, यहाँ पर सी को सबसे कम मिल रहा है, लेकिन जब अनुपात पलटा तो सी को सबसे ज्यादा मिल रहा है, यानी कि जो आदमी पहले सबसे पीछे था वही व्यक्ति अब सबसे आगे है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लंबा सफर उसी ने तय किया है, ठीक। तो इसका मतलब है कि यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाए किसको सबसे ज्यादा मिला है, तो सी को सबसे ज्यादा मिला है। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि सी को सबसे ज्यादा मिला है तो हम कुछ भी करके निकाल लें कि सी को पहले कितना मिला अब कितना मिला, उसके डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि सी को सबसे ज्यादा मिला है और कितने रुपए ज्यादा मिले हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो मैं तीनों चारों के बारे में निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी आप आगे के लिए क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए 117 रुपए बांट रहे मुझे, कितने हिस्से करने हैं? 6 4 10 3 13, 13 से कट जाएगा, एक की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 6 54, 4 की वैल्यू 9 चौक 36, 3 की वैल्यू 9 तिया 27। यानी कि अगर इस अनुपात में ही बांटा जाता जिसमें वो सोच रहा था तो उसमें से ए को 54 रुपए मिलते, बी को मिलते 36 रुपए और सी को मिलते 27 रुपए, लेकिन इस अनुपात में तो बांटा ही नहीं गया। बांटा गया किस अनुपात में? ये 117 रुपए बांटे गए, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? 13, ठीक। तो 2 की वैल्यू 13 दूनी 26, 3 की वैल्यू 13 दिया 39, 4 की वैल्यू 13 चौका 52, ठीक। तो देखो अच्छा अगर वो ये ना पूछता सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, वो बस ये पूछता कि किसे लाभ हुआ, क्या कह रहा हूं मैं, अगर वो आपसे पूछता कि किसे लाभ हुआ, बस इतना ही पूछता, तब आप ये कह देते कि भाई सी को ए को 54 रुपए मिलने थे, मिले 26 तो उसे हानि हुई है, बाकी बी को 36 से 39 मिले तो उसे लाभ हुआ है, सी को 27 से 52 हुए उसे लाभ हुआ है, क्योंकि एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, उसे पूछा किसे लाभ हुआ है तो इसका आंसर आएगा बी और सी को, ठीक। लेकिन उसने पूछा किसे सबसे अधिक लाभ हुआ है तो सी को सबसे अधिक लाभ हुआ है, कितने रुपए का? 27 से 52 यानी कि 25 रुपए का। आप खुद देख लो ना भाई, इसे 36 मिले हैं, इसे 39, लाभ तो हुआ है, लेकिन कितने रुपए का? 3 रुपए का, बट होना कितने चाहिए था? ठीक, सबसे अधिक किसे हुआ है? सी को, क्योंकि उसे लाभ है 25 रुपए का। क्लियर है यहाँ तक की बात? आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 4360 रुपए की राशि ए बी सी डी के बीच, अब देखो उसने कहा 43 4360 रुपए की राशि ए बी सी डी, ए बी सी डी के बीच 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 8 के अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में बांट दी गई, लेकिन गलती से वो 1/3 1/4 1/5 1/8 के अनुपात में बांट दी गई। नीचे कैल्शियम ले लो आप, कितना आ जाएगा? 120। मैंने कहा ना अनुपात को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, तो इसका कैल्शियम आ गया 120, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 40, 4 से डिवाइड करूंगा तो 30, 5 से डिवाइड करूंगा तो 24, 8 से डिवाइड करूंगा तो 15, यानी कि इस अनुपात में बांटी जानी थी, इस अनुपात में बांट दी गई 4360 रुपए की राशि। उसके हिसाब से टोटल कितने रुपए हैं? 4360
मेरे हिसाब से 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 टुकड़े करने हैं। हर एक टुकड़े को कितना मिलेगा? 218। ठीक, 3 की वैल्यू देखी जाए तो ये बैठेगा 18 या 54, यानी कि 654 रुपए इसे मिलने चाहिए थे। 18 चौका 72 और 872 ही हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1000 ही हो गया। 18 पंजे 90, यानी कि 1090 ही हो गया। 18 पंजे 90, हाँ, तो ये आ जाएगा 1090। और 8 की वैल्यू निकालने जाऊं, 8 8 64 बचा 6, 8 का 8 और 6 14, 80 को 1, और कितना 8 2 16 1 17, 1744। मतलब अगर जिस अनुपात में उसने सोचा था, अगर उस अनुपात में बांटा जाता तो ए को मिलते ही है, बी को मिलते ही है, सी को मिलते ही है, डी को मिलते ही है। क्लियर इतनी बात? ठीक, आगे। लेकिन इस अनुपात में बटा तो नहीं, समस्या तो यही है, इस अनुपात में नहीं बटा। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई सही कर दिया ना ये वाली, 8 पंजे 40 का 4, 5 4 9, ठीक है, ठीक। लेकिन ये 4360 रुपए बांटे गए इस अनुपात में, 70 70 90 90 100 100। एक की वैल्यू 40, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200, 24 चौका 96 960, 15 चौका 60 यानी कि 600। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा किसे सबसे ज्यादा मिले, किसे किसे कब से सबसे कम मिले। उसने कहा इनमें से बताओ कौन सा परिणाम सही है। ठीक, तो चेक करो पहला ऑप्शन, ए को 956 रुपए कम अधिक मिले। ए को 956 रुपए अधिक मिले नहीं, ए को तो 946 रुपए अधिक मिले, तो गलत हो गया पहला। देखो उसने 10 का ही डिफरेंस दिया, गलत होने के पूरे चांस हो जाते हैं। 56 46 हम सोच ही नहीं पाते। अगला क्या है, बी को 318 रुपए अधिक मिले। बी को कितने मिलने थे? 872, मिले कितने? 1200, तो कितने रुपए अधिक मिले? 328 रुपए। और उसने कितना कहा है? उसने कहा 318, फिर से गलत हो गया। अगला क्या है, डी को 1144 रुपए कम मिले। भाई डी को मिलने कितने थे? 1744, मिले कितने? 600, तो कितने कम मिले? 1144। बिल्कुल ये बात सही होगी, तो आंसर आ जाएगा डी को 1144 रुपए कम प्राप्त हुए। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा ये पूछे किससे सबसे ज्यादा मिले या किससे सबसे कम मिले। ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि ये सारा डाटा है और इसके अकॉर्डिंग बताओ निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना? अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें वो थोड़ी मेहनत करा रहा है ताकि बच्चा फंसे इन क्वेश्चन में, है ना? क्योंकि मेरिट इतनी आई जा रही है, तो उसे कम करने का तरीका बस यही है कि क्वेश्चनों को सेम लैंग्वेज पर लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाए। ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये था, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि 2 तरीके क्वेश्चन आएंगे। एक में तो ये होगा पहले से ही बता देगा कितने रुपए बांटे जाने, और दूसरा ये होगा जो आपके सामने लिखा है, इसमें बताएगा नहीं, तो उसने कहा है वो पूछेगा कि कितने रुपए बांटे गए। तो ये है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं आपको कल को कराऊंगा। आज क्लास यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक, आई होप कि आपको क्लास में मजा आया होगा और जो चीजें समझाई गई बिल्कुल सरल तरीके से, वैसे आपको सीखने में भी मजा आ रहा होगा। आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हम आपकी हेल्प से बता सके कि अनु क्लासेस के ऊपर क्लासेस वापस रनिंग में आ चुकी है। ठीक है ना? तो चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं अलविदा, लेते हैं अलविदा और मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 3 में कल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।